हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर फॉर क्लास 12 फिजिक्स। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आपको जो है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के कोशिश करेंगे 55 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर दें। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, इन लिंक्स को एक बार आप जरूर चेक करें। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग मिल जाएगी, तो उसी टाइमिंग पे आप टच करिए और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को दूर कर लो भाई, ठीक है ना। हम उसकी कंफ्यूजन सारी खत्म कर दो। रिलेटेड वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार मेरे कहने पर जरूर चेक करें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, मतलब आज का वैसे इसका जो नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। भाई कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, लेंथ एल है, इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सिस के पैरेलल है सिलेंडर की। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक सिलेंडर दे दिया गया और ये हो गई सिलेंडर की एक्सिस। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा ये कितना हो जाएगा, तो आंसर इस टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जा रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउट जा रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अंदर गई, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना बनेगा, वो 0 बन जाएगा। नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स 0 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। दो पैरेलल लार्ज शीट्स हैं, इन दोनों शीट्स पर सरफेस या डेंसिटी दी हुई है इतनी। दोनों शीट्स का जो साइन है वो अपोजिट है। दैट मीन्स आप ये ऐसा मान के चलिए, ये एक शीट है और ये एक शीट है। ये क्या है भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू कितनी बनेगी, जरा बताओ ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑपोजिटली चार्ज शीट के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻⁻, चलिए -12, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 न्यूटन पर कूलम। वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। एक अनचार्ज स्फीयर की हम बात करेंगे और इस अनचार्ज स्फीयर के पास में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी। कंडीशन आपको कुछ इस तरह से बना के दे दी गई है कि यहाँ पर आपके पास एक अनचार्ज स्फीयर है, इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा रख दिया गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से इस पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो याद रखिए या कौन सा ऑप्शन होगा, तो आंसर इज कि इसके पास में अगर चार्ज आ भी जाता है तो उस पर जो नेट चार्ज होगा दैट चार्ज विल बी 0। पता है क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर लेगा, खींच लेगा। तो एक एंड पर नेगेटिव बन जाएगा, दूसरे एंड पर आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जो ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज जो हो जाएगा दैट विल बी 0। भाई ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा ना कि इस स्फीयर पर इंडक्शन के कारण चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन नेट चार्ज नहीं आ पाएगा। नेट चार्ज सिर्फ आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, और ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। तो आंसर इज 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया जा रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस है, 3 चार्जेस हैं आपके पास, 2q -q एंड -q। ये ट्राइंगल के वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल का वर्टाइस बना लेता हूँ। लेट्स से ये आपके पास 3 चार्जेस हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से उसको समझना कि ये 3 चार्जेस हैं, ये कहाँ रखे हुए हैं, ट्राइंगल के वर्टाइसिस पर। एक हो गया 2q यहाँ पर, एक हो गया -q यहाँ पर, और एक हो गया -q यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसके सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो भाई ये हो गया इसका सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड अगर ये है तो ऊपर से लेकर के नीचे से, यानी कि हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये बराबर होगी, ऊपर वाली और सारी। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नॉन 0 है। तो कैसे पता करेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। 2q पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये आउटवर्ड जाती हैं, बाहर की साइड निकलती हैं, आउट हो जाती हैं। अभी नेगेटिव ये है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इनवर्ड जाती है, इनवर्ड, ठीक है। मतलब नेगेटिव के अंदर, तो एरो लगेगा नेगेटिव की साइड। नेगेटिव के लिए ये वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी इनवर्ड।
तो भाई ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की साइड आएगा। कहाँ आएगा? नीचे की साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड आएगी। हाँ, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड बना रहा है? बोला कोई नहीं बना रहा। तो अगर ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगी। कैंसिल नहीं हो पाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कीमत पर जीरो नहीं होगी। E इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में से कोई सा भी जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? K, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज हो गया 2q अपॉन डिस्टेंस हो गई r। इसके बाद K, चार्ज कितना है? माइनस क्यू कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो V आ जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी और करेक्ट ऑप्शन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन V जीरो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर आपको बड़ी ही सिंपल सी कहानी बना के दे दी गई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं X और Y, इनके पास सब कुछ सेम है, सेम एरिया सेम सेपरेशन, लेकिन X में एयर है और जो Y कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में एक मीडियम भरा हुआ है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2। इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल, जो बैटरी लगाई गई है वो 12 वोल्ट की लगाई गई है। इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इसका रेशियो आपको बताना है। तो देखो मैं इसको ऊपर की साइड ड्रॉ करता हूँ। तो ये कंडीशन, ये कहानी आपके सामने बना दी गई कि एक ये कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को, इन दोनों कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया 12 वोल्ट। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या सेम होगा? इन दोनों के अंदर जो चार्ज है, इन दोनों के अंदर जो चार्ज है वो Q होगा। ठीक है, दोनों के अंदर चार्ज कितना होगा? Q। लेकिन पहली चीज, इस X कैपेसिटर के अंदर और इस Y कैपेसिटर के अंदर डिफरेंस है कि भाई इस Y कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है जिसकी वैल्यू है 2। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आ जाएगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला, या मैं सिंपल इसको 2C कहूँगा और उसकी कैपेसिटेंस को कहूँगा कितना? C। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि देखो सीरीज में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के अक्रॉस ये अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज जो है वो सेम होगा। तो X वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी Q/C। होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q/C, तो यहाँ पे लिख दूंगा Q/CX। Y के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी Q/CY। ध्यान से देखना, अगर मैं Vx निकालता हूँ तो X में तो जो है क्या भरा हुआ है? सिर्फ एयर, तो उसकी कैपेसिटेंस हो गई C, जबकि Y में क्या भरा हुआ है? देखो जरा, कोई मीडियम जिसकी वैल्यू 2, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस हो जाएगी 2C। बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला होता है EX अपॉन EY, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन X अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन Y। फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर। X के अंदर कैपेसिटेंस कितनी है? C। B स्क्वायर, भाई X के अंदर V की वैल्यू कितनी आ रही है? Q/C। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड का, तो हाफ C। X के अंदर V की वैल्यू कितनी है? Q/C, तो इन दोनों Q/C का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हाफ। यहाँ पर C कितनी है Y में? तो C के प्लेस पर आप पुट करोगे 2C बिकॉज आपने मीडियम यूज किया है, और यहाँ पर Q/2C का स्क्वायर हो जाएगा 4C का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आपका आ जाएगा दैट विल बी 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में दिया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज फॉर पावर लॉस। पावर लॉस का कारण कौन नहीं है? तो भाई देखिए, एडी करंट बन रहा है यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, पावर लॉस का कारण है। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लक्स, यहाँ पर वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का फ्लक्स यदि प्रॉपरली नहीं जो है कनेक्ट हो पा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है, मतलब तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लक्स लॉस हो रहा है, फ्लक्स लीकेज हो रहा है। फ्लक्स लीकेज होने से एनर्जी का लॉस, पावर का लॉस होता है, तो ये वाला भी पावर लॉस है। लेकिन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ पावर लॉस। हमिंग लॉस यानी कि अगर आवाज़ आ रही है, साउंड हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो भी वो एनर्जी का, पावर का लॉस होता है। लेकिन प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर वायर,
ये अगर आपके पास कॉपर वायर है, अगर आप कॉपर वायर को थिक कर देंगे, थिक बना दोगे, तो थिक बनाने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिससे जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों? थिक हो गया तो कोलिजन कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होने से हीटिंग कम हो जाएगी, हीटिंग कम होने से जो लॉसेस होते हैं ये कम हो जाते हैं। तो जो कॉपर वायर को थिक बनाया जाता है ये लॉसेस को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक, बिकॉज ये पावर लॉस नहीं होता या ये पावर लॉस का कारण नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि अगर आप एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपको दिया जा रहा है जिसमें जो ओमेगा, जिसमें वेरिएबल ओमेगा, कैसा ओमेगा की जो वैल्यू है ये वेरी कर रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ये फिक्स है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर और एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस 0 है, ओमेगा को अगर बढ़ाया जा रहा है तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में आपको समझना है कि अगर एक कंडक्टर में, मतलब एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर लगाई जा रही है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगाया जा रहा है, इंडक्टर तो है नहीं, ये इस तरह से कनेक्ट किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है ना कि जो ओवरऑल जो इम्पीडेंस होती है, या फिर चलो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर रहे हो, ओमेगा को चेंज करने से रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा को चेंज करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस पे फर्क पड़ता है, बिकॉज हमने पढ़ा है XC मतलब कैपेसिटेंस की जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये होती है 1/ωc। तो अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे तो XC डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो इम्पीडेंस, ओमेगा को बढ़ाओगे तो इनवर्स है तो XC डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, है ना। तो जो ब्राइटनेस है, याद रखिए जो बल्ब की जो ब्राइटनेस है ये ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखिए कि अगर आपकी जो इम्पीडेंस कम होगी तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, क्योंकि देखो इम्पीडेंस कम होगी मतलब रेजिस्टेंस कम होगी ओवरऑल सर्किट की, तो फिर करंट जो है ये बढ़ जाएगा और ओवरऑल जो ब्राइटनेस है करंट के बढ़ने से जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी, और ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। याद रखिए पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इम्पीडेंस के। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर देखो आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया जा रहा है कि ये आपके पास हो गया एक स्फीयर, जो है एक ऐसा स्फीयर जिसकी जो रेडियस है वो R है, ये एक दूसरा जो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस है 2R और आउटर रेडियस है 3R। तो आपको याद रखना है कि पहले वाले पर प्लस Q चार्ज है, दूसरे वाले पर माइनस Q चार्ज है, दूसरे वाले पर माइनस Q चार्ज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट C एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट A। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो रहा है बिकॉज A मेटेलिक स्फीयर है, देखो लिखा हुआ है स्फेरिकल कंडक्टर है, तो A पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट D, देखो D याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये D पर हो सकता है क्या, देखिए जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट B। याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक है, ठीक है, पहली चीज देखो ये चार्ज है ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में होता है। तो D पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज 0, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड D पर मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की साइड पॉसिबल नहीं है, बन पाएगी, ठीक है। हाँ जी, अगर बन पाएगी तो दोनों पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका जाना चाहिए। याद रखिए क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दोनों सेम पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। देखो क्या, क्यों, देखो ये वाला स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज है
तो अगर आप किसी चार्ज को लाने में, आपने यहाँ तक लाने में वर्क किया और इस पॉइंट पर लाए आप सरफेस पर, देखो कोई भी स्फीयर अगर है तो स्फीयर या मेटेलिक स्फीयर केस की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो होती है 0, लेकिन इसकी सरफेस पर होती है मैक्सिमम। कहाँ होती है? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल किया था। तो सरफेस पर कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। चलिए ये हमने मान लिया। इसके अलावा बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज अगर आप कोई चार्ज लेकर के आ रहे हो तो वो जो चार्ज लेकर के आए, आपने यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आने में वर्क किया तो लेट्स से बाहर तक आपने वर्क कर दिया 50 जूल का, तो बाहर तक बी पॉइंट तक का पोटेंशियल 50 वोल्ट हो गया। अगर आप अंदर जाओगे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपको कोई फर्दर वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू और नहीं बढ़ेगी। तो जितना बढ़ना था पोटेंशियल बी पॉइंट तक ही बढ़ चुका है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? बी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी से एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर जो है कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह का। तो कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी? बस याद रखिए कि कुछ कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन सिर्फ करंट है जो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि जितना करंट इनवर्ड गया और मतलब इन गया उतना करंट, मतलब करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट हमेशा होता है। तो यहाँ पर करंट ओनली आपका ऑप्शन हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा ही सिंपल सा दिया हुआ है। देखो कहा जा रहा है कि इसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और ये R3। R1 में क्या कह रहा है? देखो कितने चतुराई से इसने पेपर बनाया है कि R1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, R1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। चलिए, तो R1, R2 और R3, R1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट R1 में है उतना ही करंट तो R3 में भी होगा, तो इन तीनों में 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हुई समझदारी वाली बात। आगे देखो, R2 की रेजिस्टेंस उसने बताई है 3 ओम। कितनी बताई है? 3 ओम। R3 में बता रहा है, क्या बता रहा है कि R3 में जो पावर है वो कितनी है? पावर कितनी है? पावर है आपके पास 6 वाट। तो आपसे वोल्टेज अक्रॉस R3 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज अक्रॉस R3, मतलब आपको निकालना है V3। V3 का फॉर्मूला होता है I, क्योंकि कांस्टेंट है तो I इंटू R3। ठीक है, तो अगर आपको देखो I तो पता है बिकॉज 2 एम्पियर है तीनों के अंदर, तो V3 निकालने के लिए आपको R3 की वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? आपको थर्ड वाले के लिए पावर पता है और करंट पता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। थर्ड वाले में पावर कितनी जा रही है? कितनी जा रही है आपकी जो है I स्क्वायर R3, तो मतलब 6 वाट I स्क्वायर। I तो तीनों में सेम है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 R3। तो इस तरह से R3 की जो वैल्यू है दैट विल बी 1.5 ओम। बस, तो 1.5 यहाँ पर इंटू करोगे तो 3 वोल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर जो दिया जा रहा है दैट इज कि आपके पास एक ये ग्राफ बना दिया V और I के बीच में, V और I के बीच में आपको यहाँ पर ग्राफ बना दिया, और कह रहा है कि आपको इस ग्राफ की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये हो गया V और सॉरी मुझे V नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया आपके पास B। ठीक है, नाउ तो आप क्या करें, आपको R की वैल्यू निकालनी है तो पहले समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना कि जब ये वैल्यू 5.6 वोल्ट है, जब ये वैल्यू 5.6 वोल्ट है तो करंट कितना है? बोला करंट 0 है। ध्यान से देख पा रहे हो? तो EMF का फॉर्मूला होता है, मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूं, EMF का फॉर्मूला होता है V प्लस IR। तो करंट अगर 0 है तो एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर जो EMF है दैट विल बी इक्वल टू V। तो जो V आपको गिवन है 5.6 जो आपको गिवन है, अभी करंट 0 है, तो 5.6 जब वोल्टेज जब मिल रहा है तो करंट कितना है? 0 है। तो करंट जब 0 होता है तो E और V बराबर होते हैं। तो याद रखिए कि इस A पॉइंट पर, मतलब ये जो आपको 5.6 गिवन है, आप इसको EMF भी कंसीडर कर सकते हो, 5.6 वोल्ट। तो EMF का जो फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, तो देखो जब करंट आपको दिया जा रहा है, जब करंट आपको गिवन है एट पॉइंट B, जब आपको करंट गिवन है तो इस समय I कितना है? I है 2 एम्पियर, ये दिया है 2 एम्पियर, और वोल्ट कितना है?
इस समय v है 0, तो आपको EMF इज इक्वल टू, बिकॉज EMF कभी बदलता नहीं है, जो मैक्सिमम वैल्यू वो कभी बदलती नहीं है, और v की वैल्यू तो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, ठीक है। तो v हो गया 0, b पॉइंट पर ये हो गया 2 इंटू r आपको निकालना है, तो E जो हो गया दैट इज 5.6 और 2 इंटू r, तो यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2.8 ओम। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो 37 में क्या दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, और इस वायर के सीरीज में एक बैटरी 5 वोल्ट की और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम की कनेक्टेड है। अगर आपको एक अननोन EMF कैलकुलेट करना है, ये जो नीचे E जो है इस बैटरी का निकालना है, तो 6 मीटर वायर, 6 मीटर लेंथ पर आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है। किसका बैलेंस पॉइंट? इस EMF की वैल्यू निकालने के लिए इस सेल के लिए जो बैलेंस पॉइंट मिलता है, ये मिलता है 6 मीटर पे। कहाँ मिलता है? 6 मीटर पे। तो आपको पता करना है कि ये जो EMF, ये जो सेल यहाँ पर यूज़ हो रही है, इसका EMF कितना होगा। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा इसके अंदर करंट। अगर मैं ये निकाल दूं, अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि इस 1 मीटर में कितना करंट इनटू रेजिस्टेंस है, तो काम बन जाएगा, है ना। तो देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर करंट अगर मैं निकाल रहा हूँ, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस सेल का जो अननोन EMF है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा, इसमें से जो करंट फ्लो होता है I इंटू R, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस ये काम बन जाएगा E से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले I आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे वायर में I जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो I निकालने के लिए E अपॉन R प्लस R लगाओगे, बिकॉज इसकी जो रेजिस्टेंस 10 मीटर वायर की ये 20 ओम गिवन है, और इसके सीरीज में ये लगा हुआ है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं। तो EMF जो करंट प्रोवाइड करा रहा है 5 वोल्ट अपॉन कितना है 480 प्लस 20, हाँ 480 प्लस 20, मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस, अभी मुझे कैपिटल R प्लस R बोलने की जगह मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना चाहिए। तो उस तरह से 5/500 आ जाएगा, मतलब करंट जो आ जाएगा दैट इज 0.01 एम्पियर। क्लियर है? ठीक, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आप ये समझिए 0.01 एम्पियर, ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई इस पूरे सर्किट में, ठीक है। अब देखो, तो मुझे पता पड़ गया कि 6 मीटर में इतना करंट फ्लो हो रहा है, पूरे में फ्लो हो रहा है। अगर मुझे पता पड़ जाए कि 6 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो काम बन जाएगा। तो देखना जरा, 10 मीटर की रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक, तो 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी 2 ओम, हो जाएगी, बस खत्म कहानी। अगर मुझे 6 मीटर वायर की रेजिस्टेंस बताना, देखो 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, तो 6 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 ओम, हो जाएगी ना। अभी देखो इतने पॉइंट पर अगर मुझे बैलेंस पॉइंट मिला है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू R। प्लस सर E क्यों लगा रहे हो, वो तो V होता है ना। देखो जब बैलेंस पॉइंट मिलता है, तो बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, तो उस समय क्या होता है कि इस सर्किट में जो आपको अचीव होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस नल पॉइंट पे। तो E इज इक्वल टू I कितना फ्लो होता है वैसे इसमें 0.01 इंटू रेजिस्टेंस कितनी होगी इस वायर की 12 एम्पियर, हो जाएगी 12 ओम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 0.12 वोल्ट, दैट विल बी 0.12 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता पड़ी गई हैं। नंबर 38 में जो आपको गिवन है, यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बताया जा रहा है कितनी है, मतलब 20% से इंक्रीज हो रही है, और रेजिस्टेंस जो है करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ाई जा रही है, रेजिस्टेंस 25% बढ़ाई जा रही है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको स्टार्टिंग एकदम बेस से लेकर चलूंगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इसका फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। बोला सर नहीं आया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में करंट सेंसिटिविटी हमने सबसे पहली बार जब पढ़ी थी, जब हमने जो है गैल्वेनोमीटर में जो प्रिंसिपल इसका पढ़ रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल पर दो तरह के टॉर्क लगते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसकी वैल्यू होती है NIAB, कॉइल को घुमाने वाला, और एक होता है रीस्टोरिंग टॉर्क जिसकी वैल्यू होती है K5, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ऐसा करते हैं कि फाई अपॉन आई निकालोगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा NB अपॉन K आ जाएगा। और ये फाई अपॉन आई क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि आपने कितना करंट फ्लो कराया, जिससे कितना एंगुलर ट्विस्ट हो गया, है ना, कितना एंगल, कितने रेडियन ये घूम गया, इसको अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, इसको हम बोलते हैं IS। तो करंट सेंसिटिविटी ये होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो अगर करंट सेंसिटिविटी में आप रेजिस्टेंस का डिवाइड लगा देते हैं तो आपको मिलती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो गया। तो आप बस सिंपल सी बात, कुछ नहीं, ऑलरेडी जो V जो होती है करंट सेंसिटिविटी क्या है, IS। चलो मैं ऐसा बोल दूं, यहाँ पे आप एक बार याद रखिए कि मैं करंट सेंसिटिविटी को यहाँ पर I से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी I/R। बस, अब तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, तो कह रहा है कि करंट को आप बढ़ा दीजिए, करंट सेंसिटिविटी को 20%। तो भाई करंट सेंसिटिविटी को पहले मैंने मान लिया कि पहले ये थी I और अब ये 20% बढ़ गई, यानी कि 20/100 ये बढ़ गई। 20% का मतलब यही होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका 1/5, तो 1/5I, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5I। तो इसको मान लीजिए आप IS की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये IS है, ठीक, ये न्यू IS हो गया, क्या हो गया, न्यू IS। ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसी तरह से न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई, 25% बढ़ा दी गई, तो R प्लस 25% मतलब 1/4 ऑफ R, मतलब ये जो न्यू रेजिस्टेंस हो गई ये हो गई आपकी 5/4R। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, न्यू वाली IS और न्यू वाली रेजिस्टेंस। तो न्यू IS कितनी हो गई, देखो जरा, 6/5 IS, यहाँ आप न्यू लिख दें, न्यू अपॉन R कितना हो गया, 5/4 R। ठीक है ना। अभी देखना जरा, यहाँ पे लिख देता हूँ R न्यू, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 24/25 IS अपॉन R। अगर आप इसका जो सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो आंसर आएगा 0.96 IS अपॉन R, IS अपॉन R। तो देखो ज़रा, 0.96 का मतलब क्या है, ओवरऑल 100% होता है, तो आपकी जो ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है ये डिक्रीज बाय 4% डिक्रीज करके ही। अभी देखो नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 दिया जा रहा है कि आपके पास 3 पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इन तीनों में करंट फ्लो हो रहा है, एक में 2I, एक में I और एक में I। तो नेट फोर्स लग रहा है कुछ F, किस पर, C पर। तो आपको निकालना है कि यदि करंट की डायरेक्शन A में बदल दी जाए, कहाँ पर, A में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दी जाए, करंट की डायरेक्शन को अगर आपने A में रिवर्स कर दिया, तो फिर आप ये बताइए कि C पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन C। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ0/4π इंटू 2I1 I2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू μ0/4π। अभी देखो 2I1 मैंने मान लिया A वाले को, ठीक है, तो कितना है ये 2, I1 की वैल्यू कितनी है 2I, देख रहे हो, ये वाला 2 तो फॉर्मूले का है, और I2 की वैल्यू कितनी है, मैं इसको मान लेता हूँ भाई C में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज ये इतना हो गया, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2R। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स जो निकल के आ गया C पर A के कारण ये हो जाएगा μ0/4π 2I² अपॉन R। ये देखो, अगर आप C की डायरेक्शन, मतलब A में जो करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन थंब रखेंगे, तो आपको यहाँ पर जो करंट होगा ये आउटवर्ड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड। अभी देखो फोर्स ड्यू टू B ऑन C, ठीक है, तो μ0/4π 2I1 I2 अपॉन R, यानी कि मैं कह दूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, तो μ0/4π 2, इस बार I1 आपने मान लिया इसको, तो 2 इंटू I, इसमें तो I फ्लो हो रहा है, 2I तो नहीं हो रहा, इंटू I2 में की वैल्यू भी I है। अभी इन दोनों बीच में सेपरेशन कितनी है R, तो अगर आप इसको I2 वैल्यू भी कितनी है R, मतलब I, तो अगर आप इसको देखेंगे तो μ0/4π 2I² अपॉन R जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन इसका करंट, इसकी जो फोर्स होगा नेट का होगा इनवर्ड, तो इस पर जितना फोर्स आउटवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0। सही है। नाउ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड लगा देता है, कितना 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी 10 हर्ट्ज,
ठीक है, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो और इसकी जो रेडियस है इस ऑर्बिट की दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब आर की जो वैल्यू दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। मैग्नेटिक मोमेंट, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा I इंटू ए, ठीक। अभी देखो करंट किस में, इस, क्योंकि देखो हाइड्रोजन की ऑर्बिट में अगर ये घूम रहा है तो ये ऑर्बिट सर्कुलर लूप की तरह एक्ट करेगी, तो करंट इंटू ए क्या है, पाई आर स्क्वायर पुट करोगे। अच्छा देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, चलिए इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज टाइम कितना लिया है, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो और यहाँ पर जो टाइम है हम वो यूनिट टाइम ले लेंगे। अच्छा देख एक मिनट, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्यू के प्लेस पर आप देखो क्या पुट करो, एन ई बाय टी इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ अब देखना एन की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एन की प्लेस पर 1 इंटू ई की वैल्यू अभी पुट करेंगे 1 बाई टी पाई आर स्क्वायर। जरा देखो 1 बाई टी को आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला बन जाएगा न्यू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और न्यू आपको गिवन है कि नहीं गिवन, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा सभी चीज़ों को पुट करने के बाद दैट विल बी 1.256 10⁻⁻38 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मैं, तो आपको भी आराम से सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से टोटल इसको एरेज, और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि आपके पास एक एयर कोड सोलेनॉइड है, मतलब इसमें कोई मीडियम नहीं, सिर्फ एयर है, ठीक है। इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देखिए ज़रा, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है ये है आपके पास 30 सेंटीमीटर। इसमें जो एरिया दिया जा रहा है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया कन्वर्ट करने के बाद। इसके बाद इसमें दिया जा रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 800 हैं। इसमें आपको एरिया दिया जा रहा है 2.5 एम्पियर। इसमें आपको जो करंट जो है 2.5 एम्पियर दे दिया गया। अभी कह रहा है व्हेन सर्किट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, सर्किट को आपने स्विच ऑफ कर दिया, कितने टाइम लगा, जो है करंट जो सर्किट स्विच ऑफ हो गया, करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, ठीक है, इन अ ब्रीफ टाइम -3 सेकंड, मतलब जब आप सर्किट को आपने ब्रेक किया या स्विच को आपने ऑफ किया तो करंट जो है ना, करंट आपका ये I1 कुछ दिया है, यहाँ पे I1 आपको दिया गया है, I2 कितना है, I2 आपको 0 दे दिया गया। कितने टाइम में 0 हो गया, इसमें इसको टाइम लगा 10⁻³ सेकेंड बस। तो अब अगर सडनली जो है करंट को ऑफ किया जाएगा तो सेल्फ इंडक्शन होगा, तो एवरेज ईएमएफ आपको निकालना है। तो इस एवरेज ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, टोटल चेंज इन पोटेंशियल माइनस n φ2 माइनस, यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना चाहिए E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन फ्लक्स, तो φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब मैं सिंपल यहाँ पर डेल टी लिख दे रहा हूँ। देखो याद रखिए जो φ2 है करंट 0, अगर करंट ही 0 हो गया तो बाद में फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस φ1 अपॉन जो है डेल टी आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस φ1 अपॉन डेल टी आ जाएगा। अब φ1 की वैल्यू क्या है, φ1 की वैल्यू देखना ज़रा, E इज इक्वल टू φ1 क्या हो जाएगा, NBA अपॉन डेल टी, ठीक है ना। अभी देखना ज़रा, मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। E N के प्लेस पर N रखा, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, सोलेनॉइड, तो म्यू नॉट NI इंटू A के प्लेस पर आपने जो है इसको एरिया के प्लेस पर एरिया पुट किया, दिया हुआ है, अपॉन डेल टी कितना 10⁻³ सेकेंड, तो डेल टी को मैं अभी डेल टी ही रखता हूँ नाउ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बनती है म्यू नॉट NI, स्मॉल n, म्यू नॉट NI, कैसी, म्यू नॉट NI। अगर मैं इसको फर्दर जो है आगे बढ़ाता हूँ, कैपिटल N के टर्म्स में लिखता हूँ, तो म्यू नॉट, ये स्मॉल n की जो वैल्यू होती है दैट इज n अपॉन l, तो म्यू नॉट n अपॉन l मैं इसके प्लेस पर रख दूंगा, अभी ये यहाँ पे स्मॉल n रखा हुआ है, इंटू I अपॉन में हो जाएगा डेल टी। तो अब आप बस ये सारी वैल्यूज़ को पुट करें, जब आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये मिल जाएगा 16.74, कितना
16.74 वेबर पर मीटर या वोल्ट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 बार तो आपका करा हुआ होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या दिया जा रहा है कि साइनोसॉइडल वोल्टेज जिसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है 283 वोल्ट, पीक वैल्यू कितनी है 283 वोल्ट, मतलब आपके क्वेश्चन में गिवन है V0 283 वोल्ट। ठीक है, नाउ इसके बाद रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है दैट इज 3 ओम। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इंडक्टेंस दिया, कैपेसिटेंस दिया, फ्रीक्वेंसी दी और सब कुछ देने के बाद सब सत्यानाश कर दिया। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट सर्किट पूछ लिया, पावर डिसिपेटेड निकालना है। भाई वैसे तो क्वेश्चन जो है बड़ा ही धुआंधार सा दिख रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको दे दिया एलसीआर सर्किट में सब कुछ दिया, लेकिन लिख दिया रेजोनेंट कंडीशन। याद रखिए एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस यानी कि रुकावट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखना रेजोनेंट क्या होता है, रेजोनेंट वो कंडीशन होती है कि जब इंपीडेंस यानी कि रुकावट मिनिमम हो और करंट हो जाए मैक्सिमम। करंट कैसा हो जाए, करंट हो जाए मैक्सिमम। याद रखिए रेजोनेंट सर्किट में रुकावट यानी कि इंपीडेंस होती है मिनिमम, लीस्ट इंपीडेंस होती है, और जब इंपीडेंस लीस्ट है तो लीस्ट इंपीडेंस के लिए XL माइनस XC को होना पड़ता है 0, और जब ये XL माइनस XC 0 हो जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा R²। तो भाई इंपीडेंस के कंडीशन में जो रुकावट है दैट इज इक्वल टू R। भले ही एलसीआर सर्किट है लेकिन रुकावट दैट मींस ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू R। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट की जब कंडीशन होगी तो हमें किसी ना ही जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब होता है हमें R से। तो पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट सर्किट निकालनी है, तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हो जाता है IRMS का स्क्वायर इंटू R, बिकॉज AC है तो भाई RMS वैल्यू चलेगी। इसके लिए मुझे IRMS वैल्यू निकालनी होती है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो IRMS कैसे निकालूंगा, IRMS होता है 1/√2, I0/√2 होता है। तो अभी देखो यहाँ पर 1/√2 कर दिया मैंने अलग, I0 को मैं लिख सकता हूँ V0 बाय जो है R लिख सकता हूँ। पीक करंट क्या होता है, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप I0/√2 दिया है V0 अपॉन R, तो V0 की वैल्यू क्या है 283/3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको IRMS की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी। IRMS की वैल्यू आपको मिलेगी 66.7 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर निकालना है पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला। तो पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो 66.7 का स्क्वायर इंटू R कितना है 3 ओम। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है दैट विल बी इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मान के चलिए कि आपके पास एक बड़ा सा सर्कुलर लूप है, ठीक है, और उसके पैरेलल में, आप इसको ध्यान से पढ़िए आपको सब कुछ समझ आएगा, इसके पैरेलल में एक छोटा सा लूप जो है रख दिया गया। इस लूप की जो रेडियस दी हुई है ये आपको गिवन है 0.3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लोगे तो 0.003 मीटर हो जाएगी ना। अभी कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जो करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है ये फ्लो हो रहा है छोटे वाले जो है सर्कल, मतलब दैट इज कॉल्ड I2। कितना फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पियर। कितना 2 एम्पियर। ठीक है, बड़े वाले में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बस कह रहा है कि देन फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप, बड़े वाले लूप से कितना फ्लक्स जो है कनेक्ट होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, φ2 निकालना है, मतलब φ2 मेरे पास गिवन है, या ऐसा कहूँ कि मेरे पास I2 गिवन है। अगर I2 मुझे पता है तो मैग्नेटिक फील्ड में निकाल सकता हूँ। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इस फर्स्ट वाले से कितना फ्लक्स लिंक होगा, है ना। तो मुझे निकालना है φ1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA। क्या होता है, NBA होगा ना। तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर N1। ये B2 क्या है, B2 यानी कि सेकंड वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो याद रखना सेकंड वाली कॉइल ये हो गई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस साइड तो फिर जो फ्लक्स जो होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर ऐसे बनती है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए फॉर्मूला पढ़ा है थोड़ा सा, μ0/4π इंटू 2π इंटू R2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका I2 अपॉन में चला जाएगा यहाँ पर R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू एरिया 1। तो
तो पहले वाले का एरिया क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। जब आप इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो जो आंसर आपका आ जाएगा दैट विल बी 9.1 × 10⁻11 वेबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया जा रहा है कि बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर इज डबल्ड, यानी कि अगर n को डबल कर दिया जाए, 2n कर दिया जाए, ठीक है, और कोर लेंथ इज डबल्ड, मतलब L को भी क्या कर दिया, L को भी कर दिया 2L, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0 × n² / L × A। तो आपने क्या किया भाई, n² के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, μ0 × 2n को पुट कर दिया इंटू A अपॉन L के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 2L। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 4n², नीचे हो जाएगा देखो μ0 4n² × A अपॉन हो जाएगा 2L। तो यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, मतलब 2 का इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डबल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको असर्शन रीजन दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, असर्शन रीजन। तो अभी असर्शन रीजन में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, अगर आप एमीटर की रेंज बढ़ाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हाई रेजिस्टेंस में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए एमीटर की रेंज बढ़ाने को आपको इसको हाई रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ट नहीं करना होता, आपको उसको जो है पैरेलल में कनेक्ट करना होता है विद लो रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड शंट। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। इसके बाद एमीटर विद इंक्रीज्ड रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, ये गलत है। लो रेजिस्टेंस वायर शंट लगाया जाता है, दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, है ना। जब आप गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करते हो तो हाई रेजिस्टेंस वायर तो जो सीरीज में लगाया जाता है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो कन्वर्टेड अमीटर होता है उसमें शंट लगा होता है पैरेलल में, और शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। दोनों ऑप्शन के गलत हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, an electron has high potential energy when it is at location with more negative value of potential। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल के पास रख देंगे, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ये हाई होगी। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल के पास रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, ठीक है। और अगर आप अगर इसको पॉजिटिव पोटेंशियल के पास रख देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये कैसी होगी, बोला ये लो होगी। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये आपको जानना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। तो देखना जरा U Q1 मान लेता हूं मैं किसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। Q2 आप इसको कहाँ रख रहे हो, नेगेटिव के पास। कहाँ रख रहे हो, नेगेटिव के पास। अपॉन में क्या है, R। तो U इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन वहीं मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसके पास रखूँगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रखूँगा पॉजिटिव के पास, मोर पॉजिटिव का, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लो, लेकिन मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो पॉजिटिव के पास अगर मैं रखा, देखो इसकी जगह नेगेटिव, इसकी जगह पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा आपका नेगेटिव में आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी लो हो जाएगी। तो आप क्या समझे कि अगर जो चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में रखोगे, ठीक है, याद रखो ये आगे भी काम आएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में रखा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के पास में रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी लो। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। तो ये वाला ऑप्शन तो उन्होंने करेक्ट लिख के दिया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मोर नेगेटिव वैल्यू के साथ रखेंगे तो जो आपका आंसर है ये कैसा आएगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अदरवाइज लो पोटेंशियल एनर्जी ना हो। तो अभी देखो ये स्टेटमेंट सही है। अभी इसको देखते हैं। असर्शन रीजन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एकदम गलत है। ये नेगेटिव है, लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन रखोगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो रीजन दिया है गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक नीडल है। मान के चलो कि मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ पर है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पर जो नीडल होती है ये वर्टिकली क्या कर जाती है, डिप कर जाती है पूरी तरह से चली जाती है ना, वर्टिकली डिप कर जाती है। ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकल एट द पोल्स ऑफ अर्थ, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि पोल्स पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है
पोल्स पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये 0 होता है। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा, वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए ये जो है कैसा कर जाती है, वर्टिकली जो है ओरिएंट कर लेती हैं खुद को। तो ये जो असर्शन दिया है यही जो है इसमें रीज़न दिया है। तो दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, एक प्रोटॉन है क्वेश्चन नंबर 48 में, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास सेम मोमेंटम है, ठीक है। दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में जो है एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू द लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और राइट एंगल पर ये इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है यहाँ से जो है इसमें एंटर करते हैं। तो आप जानते हो दोनों सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएंगे। तो पूछ रहा है कि दोनों की रेडियस क्या होगी। क्या समझे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फोर्स लगाती है, ठीक है, तो दोनों घूमेंगे, तो दोनों की रेडियस में क्या डिफरेंस होगा, ये चीज़ अपन को समझनी है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, QVB mv²/r होता है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस QVB के कारण से mv²/r लगा, तो v की वैल्यू से ये कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/qb हो जाएगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिख के दिया हुआ है कि दोनों का जो मोमेंटम है, मोमेंटा क्या होता है, मोमेंटा का मतलब है मोमेंटम का परपेंडिकुलर, दोनों का ये मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि mv तो हो गया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो रेडियस किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, q के, तो रेडियस सिर्फ डिपेंड कर रही है q पर। तो दोनों का जो चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो रेडियस भी दोनों की कैसी हो जाएगी, सेम रेडियस हो जाएगी, सेम रेडियस हो जाएगी। तो इसमें क्या दिया है, पाथ फॉलो द रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय बोथ ऑफ देम विल बी सेम। तो असर्शन तो आपका पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। अच्छा, रीजन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो कम है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई दिवाली क्यों मनाई जाती है, और आपने कह दिया कि भाई गणपति बप्पा जो है बहुत अच्छे हैं। तो रीजन तो ठीक है, रीजन तो ठीक है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दिवाली क्यों मनाई जा रही है ये तो थोड़ा ना बताया आपने, तो ये थोड़ा ना बताया इस रीजन में कि जो है रेडियस जो है चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक है। तो आपका जो असर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी, अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करना करा है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी, मे नॉट, ये बताना है। वह कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करे, मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज। तो चेक कर लेते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है NBA/K × R, NBA/K होता है I, मतलब करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप N को इंक्रीज करोगे, मान के चलो आपने N को कर दिया डबल, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है कि नहीं, बढ़ भी सकती है अगर रेजिस्टेंस डबल नहीं हुई, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो बढ़ भी सकती है ना, कि आपने 2n कर दिया और रेजिस्टेंस मान लो 2 गुना नहीं बढ़ी, 1.5 टाइम्स बढ़ी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है बढ़ भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बढ़े ही। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपने जो है इसको 2n किया, तो रेजिस्टेंस जो है आपकी जो है 2 टाइम्स अगर इंक्रीज करने से बोला, हो सकता है कि रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ गई, हो सकता है 3 गुना बढ़ गई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ही हो। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। चलिए, क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो, तो जैसा कि कहा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो देखो 2R हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट लिखा है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। यही तो रीज़न है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन सी पर पहुँचते हैं। सेक्शन सी में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 50। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट से वायर सस्पेंडेड, एक थ्रेड लगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज क्यू या एक वेट mg है, ठीक है। नाउ ये एंगल थीटा बन रहा है, ये चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये आगे बढ़ पाया। तो इस पर जो फोर्स है ये लगा F = QE पड़ा है, ठीक है।
अभी इसमें जो टेंशन हो रही है, टेंशन, ये टेंशन कितनी होगी, ये टेंशन जो हो रही है दैट टेंशन इज टी। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की साइड लगती है, टेंशन डायरेक्शन ऊपर। तो उस टेंशन के दो कंपोनेंट करें, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा थीटा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे लगेगा mg। अभी देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखना, ये कह रहा है कांस्टेंट एंगल थीटा, यानी कि थीटा बदल नहीं रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट होते हैं, यानी कि टी साइन थीटा बैलेंस करेगा क्यूई को, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यूई बाय mg। ये तो कंडीशन बननी है, समझे। आपसे पूछ रहा है द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, क्या पूछ रहा है, इस मैग्नीट्यूड, इस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg बाय ई इंटू टेन थीटा। और जो क्यू है ये पॉजिटिव होगा, क्यों, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर लेती ना फिर, तो पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड mg बाय ई टेन थीटा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, अभी असर्शन अपन ने किया, दूसरा तीसरा उसको ही रिपीट कर दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों फ्री हैं, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में रखे हुए हैं, बोथ आर क्लोजर टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के क्लोज हैं, मतलब ये पॉजिटिव और इसको आप मान लें नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अभी कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसमें कह रहा है, ठीक। तो पहली चीज़, फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा या सेम लगेगा, तो याद रखिए कि फोर्स तो जो है फोर्स दोनों पे सेम लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई, लगता है कि लगता। अभी Q दोनों का सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज तो बराबर होता है ना, तो फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत दिया है। आगे देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बड़ा ही सिंपल सी बात जो हम इससे पहले कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दो जरा, ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के पास रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के पास रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये पॉजिटिव प्रोटॉन कहाँ रखा है, पॉजिटिव प्लेट के पास में, जबकि नेगेटिव भी कहाँ रखा है, पॉजिटिव प्लेट के पास में। तो उस प्रोटॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हो जाएगी ग्रेटर, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, अब दोनों की बराबर तो हो नहीं सकती, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल और तुच्छ सा की स्टडी जो है यहाँ पर दी हुई है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही जो है एग्जाम में आ गई तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई। हाँ देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि पावर स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है। ध्यान दो जरा, एक्चुअल में जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से अगर हमारे घरों तक, सिटी स्टेशन तक डायरेक्ट जो है ना वो अगर करंट आएगा, ठीक है, जो एनर्जी, जो पावर सप्लाई होगी अगर वो करंट के फॉर्म में होगी, तो करंट अगर फ्लो होता है तो कोलिजन होता है, कोलिजन होता है तो हीट का लॉस होता है, हीट का लॉस होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस इतना हो जाएगा कि हमारे पास जो 10 रुपये यूनिट जो पड़ती है वो 50 रुपये यूनिट पड़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा बिल जो है आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसके लिए तरीका निकाला गया कि पावर जो है ना, पावर को आप कांस्टेंट रखें। देखो पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो पावर जो है ना, जो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमेशा होती है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो जो अगर आप V को, अगर आप वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाते हैं तो करंट 2 गुना कम हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से लेकर के हमारे जो सब स्टेशन होते हैं, या फिर कहें कि जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है, यहाँ पर जो है जो करंट आता है, ये यहाँ पर जो है ना वोल्टेज इतना बढ़ा दिया जाता है, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट की वैल्यू हो जाती है बहुत कम। मतलब वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि करंट की वैल्यू हो जाए कम। तभी आपने हाई वोल्टेज वायर सुना है, हाई वोल्टेज लाइन सुनी है, लेकिन हाई करंट लाइन नहीं सुनी, बिकॉज इसमें वोल्टेज बहुत हाई होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट हो जाता है कम, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है स्टेप
स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से। इसके बाद जब हमें घरों में सप्लाई जाना है तो इतना वोल्टेज तो हाई नहीं जाएगा, तो अब इस जो हाई वोल्टेज है इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जितनी इतनी कर दी जाती है जितनी हमें ज़रूरत होती है। समझ गए? तो ये बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर हो रहा है। तो अब देखो, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेप डाउन डिक्रीजेज द, देखो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर जो करंट को इंक्रीज करे स्टेप अप, जो डिक्रीज करे वो स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन डिक्रीजेज द एसी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे हम बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी में, ठीक है। कह रहा है इफ कह रहा है कि यदि सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स हैं, देखो यदि सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप अप है। कैसा है? स्टेप अप वोल्टेज है, मतलब Vs सेकेंडरी पर जो वोल्टेज मिलेगा ये ज़्यादा होगा। सीधी सी बात, सेकेंडरी पर जो सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा है ना, तो उसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाता है। तो सेकेंडरी में अगर टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अब और कुछ पढ़ना ही नहीं है अपन को, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया हुआ है 54। वी नीड टू सेट अप स्टेप अप वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन सो दैट, यानी कि स्टेप अप हमें वोल्टेज को क्यों बढ़ाना होता है, ताकि एनर्जी का लॉस ना हो, ताकि पावर लॉसेस ना हो। समझ गए? तो क्या बोल रहा है कि द करंट इज रिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंटली सो दैट आई स्क्वायर आर लॉसेज इज कट डाउन। ठीक है ना, यानी कि जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं, पावर लॉसेज हैं, ये ना हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया जा रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में जो इनपुट फीड है, जो इनपुट फीड है यानी कि जो जो इनपुट फीड है वो कितना है 2300 वोल्ट। ठीक है, और जो आउटपुट फीड है ये कितना है, ये आपका 230 वोल्ट। तो कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएंगे दैट इज E0 अपॉन EO इज इक्वल टू NP अपॉन NS। इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज X इज इक्वल टू दैट इज 2300 अपॉन जो है कितना हो जाएगा 230 इज इक्वल टू NP कितना है, NP आपका 4000 अपॉन NS। इसको जो है डिवाइड कर दोगे तो ये यहाँ से जो है 10 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 400। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है इनको जरूर चेक करिए और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पर जो आपके काम की है वो लगातार मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम टाइम पर आपकी भरपूर मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं।